दोस्तों आपको रीबॉक तो याद ही होगा ना, एक समय पर यह ब्रांड इंडियन मार्केट को रूल कर रहा था और नाइकी और एडिडास जैसे ब्रांड्स के होते हुए भी इसके पास भारत का 51% मार्केट शेयर था। ग्लोबली भी ये ब्रांड नाइकी को कड़ी टक्कर दे रहा था। ऐसा लगता था कि नाइकी की सारी मार्केट ही खा जाएगा। लेकिन आज हम नाइकी और एडिडास तो मार्केट में देखते हैं, लेकिन रीबॉक गायब हो चुका है। आखिर कैसे इतनी सक्सेसफुल कंपनी मार्केट से गायब हो गई और क्या रही रीबॉक के डाउनफॉल की वजह, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रीबॉक की जर्नी 1958 के इंग्लैंड से शुरू होती है, जहां इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। लेकिन तब ये एक डिसेंट कंपनी थी। इसे बड़ा बनाने में इसके ओनर्स फॉस्टर ब्रदर्स से ज्यादा बड़ा हाथ पॉल फायरमैन का था, जिसने इसे अमेरिका में एक्सपेंड करने का प्लान बनाया। फायरमैन बाद में रीबॉक के सीईओ भी बने, लेकिन शुरुआत में फॉस्टर ब्रदर्स को फायरमैन पर ज्यादा भरोसा नहीं, पर आखिरकार उन्होंने फॉस्टर ब्रदर्स को बना ही लिया और अमेरिका में उसके डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। बाद में रीबॉक ने फायरमैन के अंडर साउथ कोरिया में एक फैक्ट्री खोली और फायरमैन ने रीबॉक की यूएस मार्केट में 95% स्टेक खरीद लिया। पॉल फायरमैन इस कहानी का बहुत ही अहम हिस्सा इसलिए भी है क्योंकि इसी इंसान ने रीबॉक को पहले ऊंचाइयों तक पहुंचाया और बाद में उसे अपने घुटनों पर भी ले आए। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर रीबॉक को आगे बढ़ना था तो उन्हें नाइकी और एडिडास से कम्पीट करना था, जिसके लिए जरूरी था कि लोगों को ये यकीन हो कि उनका प्रोडक्ट भी सेम क्वालिटी का है। और 1979 में रीबॉक को 5 स्टार रेटिंग मिल गई। इसके बाद रीबॉक ने फ्री स्टाइल शूज लॉन्च किए जो लोग रोज जिम जाने या फिर बाकी कामों के लिए यूज कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने द पंप नाम से भी एक शू लॉन्च किया, जो कि एक बेसबॉल शू की तरह मार्केट में आया था। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट ने रीबॉक को काफी जल्दी ग्रोथ दी और अचानक से वो मार्केट में तीसरी बड़ी कंपनी बन गई। 80 और 90 के दशक में भी ये कमाल की परफॉर्मेंस जाती रही और नाइकी को हराकर वो नंबर 1 एथलेटिक्स ब्रांड बन गए। उनके पास 1989 में $1.82 बिलियन की सेल थी, जबकि नाइकी की सेल्स 1.71 बिलियन ही रही। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो उससे सिर्फ 6 साल पहले ही रीबॉक की सेल्स सिर्फ $12.8 मिलियन थी, जो कि 1985 में बढ़कर 300 मिलियन तक पहुंच गई। 1989 में तो उन्होंने इसे 4 गुना तक बढ़ा लिया। तो रीबॉक की भारत में एंट्री तो और भी जबरदस्त थी दोस्तों। लिबरलाइजेशन से पहले तो किसी भी फॉरेन कंपनी का भारत में आना मना था, लेकिन जैसे ही मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को खोला, रीबॉक वो पहला ब्रांड बना जिसने मार्केट में एंट्री ली। इस टाइम तो रीबॉक का कोई कंपेटिटर यहाँ पर नहीं था और इनका सबसे बड़ा कंपटीशन बाटा से था, जो ऑफिस चप्पल या स्कूल शूज बनाया करते थे। रीबॉक ने जल्दी शुरुआत का फायदा उठाते हुए पूरे भारत में अपने रिटेल स्टोर खोले और साथ ही क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू किया। जब नाइकी और एडिडास ने उनसे कम्पीट करना चाहा, तब तक तो रीबॉक के पास ऑलरेडी भारत का 51% मार्केट शेयर आ चुका था। इसके बाद 196.66 करोड़ की एक बड़ी डील करते हुए नाइकी ने इंडियन क्रिकेट टीम की किट्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। लेकिन रीबॉक क्रिकेट को अच्छे समझ चुका था, इसलिए वो इंडिविजुअल प्लेयर्स के पास गए और उन्होंने उनके बैट्स पर अपने स्टिकर लगाने शुरू कर दिए। इस तरह की डील में उनका खर्चा भी कम हुआ और साथ ही बैट्स पूरे मैच के दौरान विजिबल भी रहते, जिससे उन्हें ज्यादा अच्छी मार्केटिंग मिली। रीबॉक ने स्पोर्ट्स को डोमिनेट करने के लिए ऐसे 1992 के ओलंपिक्स में रशियन टीम को भी स्पॉन्सर कर दिया था। इस इवेंट में एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई जब नाइकी ने अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को रीबॉक की यूनिफॉर्म पहनकर अवार्ड सेरेमनी में जाने से रोका। इस एक इवेंट के कारण नाइकी की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा और इसे खराब स्टेप माना गया। 2004 आते आते रीबॉक ने खुद की पोजीशन को ग्लोबली सीमेंट कर दिया था। उनका एक साल का सेल $3.79 बिलियन तक पहुंच गई थी। हालांकि एडिडास की सेल इस वक्त इनसे $3 बिलियन ज्यादा थी और नाइकी तो $9 बिलियन एक्स्ट्रा लेकर बैठा था और यही से रीबॉक ने एक गलती कर दी। पॉल फायरमैन से अब और इंतजार नहीं हो सका और उन्होंने नाइकी को हराने के लिए एक स्ट्रेटेजी के तहत एडिडास के साथ एक डील साइन कर ली और अब एडिडास ने 2005 में रीबॉक को एक्वायर कर लिया। एडिडास की इकोसिस्टम में जाते ही रीबॉक को परेशानी आनी शुरू हो गई। एडिडास ने स्पोर्ट्स सेगमेंट में रीबॉक की जगह अपने शूज पुश करने शुरू कर दिए और रीबॉक से कहा गया कि वो कैजुअल वेयर की तरफ आगे बढ़े, जबकि इस वक्त स्पोर्ट्स की दुनिया में रीबॉक के पास 17% मार्केट शेयर था और एडिडास के पास सिर्फ 5%। NBA की जो डील रीबॉक की थी उसे एडिडास ने ले लिया और NFL की डील किसी और ब्रांड को दे दी गई।
एडिडास ने कोशिश की कि रीबॉक के प्रोडक्ट्स को फिजिकल फिटनेस मार्केट में बेचा जाए, लेकिन वहां पर नाइकी इस कदर डोमिनेट कर रहा था कि वो लगातार फेल होते ही गए। अब एडिडास के लिए भी धीरे धीरे रीबॉक पर ध्यान देना मुश्किल हो गया और ये ब्रांड फिर मार्केट से गायब ही होने लगा। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉल फायरमैन ने रीबॉक का एडिडास में मर्जर न करवाया होता तो हो सकता है कि आज रीबॉक एडिडास से भी बड़ा ब्रांड हो सकता था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, रीबॉक ने कई सारी गलतियां की जिसकी वजह से उनकी हालत हो गई। रीबॉक के पास कोई प्लान नहीं था कि वो पॉल के जाने के बाद क्या करेंगे और ना ही उनकी टीम स्ट्रांग थी, इसलिए उन्हें एडिडास के साथ जाना पड़ा था। दूसरा बड़ा कारण ये था कि रीबॉक ने कभी भी अपने शूज को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जैसे एक बड़ा ब्रांड करता है। रीबॉक हर साल अपने डिजाइन को बदल देता था, जिस वजह से उनके पुराने कस्टमर्स जब शूज लेने उनके पास आते थे तो हर बार उन्हें सेम क्वालिटी और सेम स्टाइल डिलीवर नहीं कर पाते थे। वो रीबॉक ने बार बार अपनी ब्रांडिंग और अपने लोगों को भी चेंज किया, जिससे हमेशा मार्केट में कंफ्यूजन ही बनी रहती थी और लोगों को लगने लगा था कि रीबॉक के पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज नहीं है। रीबॉक के साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उन्हें जितने शूज की डिमांड आती थी उतने शूज डिलीवर कर देते थे। अगर उन्हें लगता था कि 5,000 यूनिट बिक गई तो वो अगले 10,000 यूनिट का ऑर्डर तुरंत ही देते थे, जबकि नाइकी ऐसा नहीं करता है। नाइकी अपने कस्टमर्स को वेट करवाता है ताकि ये फील हो कि प्रोडक्ट जो वो खरीद रहे हैं वो काफी वैल्यूएबल है, जबकि रीबॉक ने खुद को एक कमोडिटी प्रोडक्ट बना दिया था, जितना चाहो उतना ले जाओ। रीबॉक के साथ ये भी मसला रहा कि उनकी मार्केटिंग भी कई लेवल्स पर फेल कर गई, जैसे कि उन्होंने कई ग्लोबल एथलीट्स के साथ डील्स तो साइन की, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं दिला पाया। जबकि अगर आप नाइकी को देखें तो सिर्फ माइकल जॉर्डन ने उन्हें एक बहुत बड़ा हिट बना दिया था। वही रीबॉक की किस्मत भी कुछ खराब थी, जैसे कि रीबॉक वो पहली कंपनी थी जिसने 50 सेंट और जे-ज़ी जैसे म्यूजिशियंस के साथ भी प्रमोशनल डील साइन की थी। लेकिन जब एडिडास ने रन डीएमसी के साथ डील साइन की तो उससे ज्यादा सक्सेस मिली और बाद में रन डीएमसी ने माय एडिडास नाम का एक गाना भी बनाया जिसने उनकी पॉपुलैरिटी को काफी हद तक भी बढ़ा दिया। लोगो चेंजेस से लेकर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का असर ना हो पाना, ये सब वो बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से रीबॉक को कभी एक ब्रांड के रूप में नहीं देखा जा सका। उसे हमेशा ही नाइकी और एडिडास के कंपटीशन के रूप में देखा गया और वो अपनी खुद की पहचान नहीं बना सके। इसके बाद एडिडास के साथ उनका कोलैबोरेशन तो उनके ताबूत में आखिरी कील की तरह था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज रीबॉक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, बल्कि 2020 से खबरें चलनी शुरू हो गई कि रीबॉक को रिवाइव करने की प्लानिंग चल रही है। 2021 में एडिडास ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि वो रीबॉक को बेच रहे हैं और इसके लिए बिडिंग भी शुरू हो गई है। 12 अगस्त 2021 को ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप नाम की एक जर्मन कंपनी ने फाइनली रीबॉक को $2.5 बिलियन देकर खरीद लिया। यूं तो एडिडास ने रीबॉक के लिए $4 बिलियन दिए थे, लेकिन इसके बदले इतने सालों में से लॉस में बेचकर भी वो खुश थे। रीबॉक ने भी अब अपने रेट्रो शूज की सेल शुरू कर दी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कभी दोबारा उस तरह से ग्रो कर पाएंगे जो उन्होंने 80 से लेकर 2000 में किया था। खैर, ऐसा और कौन सा ब्रांड है जो आपको मार्केट में नजर नहीं आता है और जिसके बारे में आप एक वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।